हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद कंसिस्टेंसी। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या होता है। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो हाइपोथेसिस है वो हमारा रिसर्च एप्टीट्यूड का पार्ट है और रिसर्च एप्टीट्यूड इस एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्योंकि देखो स्टूडेंट्स, आपको पता है कि ये जो एग्जाम है ये असिस्टेंट प्रोफेसर और जो हमारा जेआरएफ होता है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप, उसके लिए होता है। ठीक है, तो जो स्टूडेंट्स आगे पीएचडी करना चाहते हैं उनके लिए ये यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो सिर्फ आपको इस यूनिट को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही नहीं बल्कि अपने आगे पीएचडी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ना चाहिए, ताकि आपको रिसर्च की एक बेसिक इंफॉर्मेशन हो। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या होता है। सबसे पहले कि रिसर्च हाइपोथेसिस होता क्या है। देखो, जब भी हम रिसर्च करते हैं तो हमारी रिसर्च स्टार्ट कैसे होती है। एक प्रॉब्लम या एक क्वेश्चन होता है जिसका सॉल्यूशन हम फाइंड आउट करना चाहते हैं। ठीक है, तो हमारी रिसर्च स्टार्ट ही एक प्रॉब्लम से होती है। सबसे पहले हम रिसर्च प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं, उसके बाद हम रिसर्च हाइपोथेसिस है वो क्रिएट करते हैं। तो ये हाइपोथेसिस होता क्या है, देखो, अ रिसर्च हाइपोथेसिस इज एन एजुकेटेड गैस। ये एक गैस वर्क होता है। हम जब भी रिसर्च करते हैं तो हमारे पास कुछ वेरिएबल्स होते हैं, जैसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल। तो उनके बीच में जो रिलेशनशिप होता है उसको स्टडी करने के लिए, उसको उसके बीच में रिलेशनशिप को प्रिडिक्ट करने के लिए हम हाइपोथेसिस बनाते हैं। और ये क्या होता है, एक एजुकेटेड गैस होता है जो रिसर्चर की ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड करता है। ठीक है, गुड हाइपोथेसिस कन्वर्ट द रिसर्च क्वेश्चन इनटू स्पेसिफिक स्टेटमेंट। देखो, जब भी हम रिसर्च प्रॉब्लम या रिसर्च क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करते हैं तो वो हमेशा हमारा एक क्वेश्चन के फॉर्म में होता है। लेकिन अगर उसके बाद जब हम हाइपोथेसिस बनाते हैं तो वो जो रिसर्च क्वेश्चन हमने बनाया है उसको एक स्पेसिफिक स्टेटमेंट में वो कन्वर्ट करता है, लेके आता है। और ये जो स्पेसिफिक स्टेटमेंट होती है ये किस चीज के लिए होती है कि जो हम मतलब जो वेरिएबल्स को हम स्टडी कर रहे हैं उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है। ठीक है, मतलब उनको वो प्रिडिक्ट करता है। और रिसर्च हाइपोथेसिस एक प्रिडिक्टिव, टेंटेटिव और टेस्टेबल स्टेटमेंट होती है। देखो, प्रिडिक्टिव हम इसमें हम प्रिडिक्शन करते हैं, टेंटेटिव होती है, और टेस्टेबल, टेस्टेबल मतलब कि हाइपोथेसिस जब हम बनाते हैं उसके बाद हम उसे टेस्ट भी करते हैं कि क्या दो वेरिएबल्स के बीच में ये रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल से रिलेट करता है। देखो, मैं आपको अभी एक जनरल मीनिंग बता देती हूँ कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है। टाइप्स ऑफ वेरिएबल के ऊपर मैं एक क्लास स्पेशल लेके आऊंगी। इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है कॉज, जिसे हम क्या बोलते हैं, कॉज। और डिपेंडेंट वेरिएबल होता है इफेक्ट। देखो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो किसी चीज पे डिपेंड नहीं करता तो हम इस पे चेंजेस करते हैं और उसका इफेक्ट हम किस पे देखते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल पे। ठीक है, और जो हाइपोथेसिस हमने बनाया है वो देखो ट्रू भी हो सकता है और फॉल्स भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि वो रिसर्चर की ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड करता है। अब इसके हाइपोथेसिस पढ़ते हैं कि मतलब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। देखो, सबसे पहले कि जो हाइपोथेसिस है वो क्लियर होना चाहिए और प्रिसाइज होना चाहिए। ठीक है, जब तक हाइपोथेसिस क्लियर नहीं होगा तब तक जो हमारे रिजल्ट निकलेंगे वो सही नहीं होंगे। ठीक है, अगर हाइपोथेसिस हमारा रिलेशनल है, मतलब जो किसी रिलेशन को डिफाइन कर रहा है, तो वो रिलेशनशिप को डिफाइन करना चाहिए। ठीक है, हाइपोथेसिस हमारा स्पेसिफिक होना चाहिए और उसके अंदर मतलब वो इतना स्कोपेबल होना चाहिए कि हम उस पर कोई भी टेस्ट कंडक्ट कर सके। और हाइपोथेसिस हमारा सिंपल होना चाहिए, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहिए जिस पे टेस्ट करना ही इम्पॉसिबल हो जाए, और अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए। ठीक है, अब आप पढ़ते हैं हम कि टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस। देखो, हमारे पास हाइपोथेसिस कुछ टाइप्स के होते हैं। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे 6 टाइप्स के हाइपोथेसिस की बात कर रखी है। सबसे पहले सिंपल, कॉम्प्लेक्स, डायरेक्शनल, नॉन डायरेक्शनल, नल हाइपोथेसिस, अल्टरनेट हाइपोथेसिस और एसोसिएटिव एंड कैजुअल हाइपोथेसिस। ठीक है, तो आइए हम इनको एक एक करके पढ़ते हैं कि ये हाइपोथेसिस होते क्या है। सबसे पहले सिंपल हाइपोथेसिस। देखो, सिंपल जो बिल्कुल सिंपल है, जहाँ पे हम सिर्फ एक एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल होगा और एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, उसके बीच में जो रिलेशनशिप होता है उसको शो करता है। ठीक है, मतलब जो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो सिर्फ एक ही है। जैसे सपोज करो, इसमें एग्जांपल दे रखा है कि अगर आप ज्यादा वेजिटेबल्स खाओगे तो आपका जो वेट है वो लूज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो
ज्यादा वेजिटेबल खाना, वो तो हो गया हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि हम इसे मैनिपुलेट कर सकते हैं, कम खाना है ज्यादा खाना है। और जो वेट लूजिंग है वो हो गया हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि ये किस पे डिपेंड कर रहा है कि वेट लूज तो तब होगा ना जब हम ज्यादा वेजिटेबल खाएंगे, तो ये डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। तो यहाँ पे एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल है। अब आ जाता है कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस। देखो ये दो या दो से ज्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, और जब दो या दो से ज्यादा ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, मतलब कहने का मतलब ये होता है कि कॉम्प्लेक्स, जब दो या दो से ज्यादा डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिलेशनशिप को हम स्टडी करते हैं, उसे हम कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस बोलते हैं। इसमें एग्जांपल दे रखा है कि ज्यादा वेजिटेबल और फ्रूट्स खाओगे, देखो वेजिटेबल के साथ अब फ्रूट भी ऐड कर दिया, ठीक है, तो मतलब हमारे जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो दो हो गए। तो उससे क्या होगा, वेट लूज होगा, स्किन ग्लो करेगी, और उससे जो बीमारी होने के रिस्क हैं वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो मतलब देखो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी दो हो गए, डिपेंडेंट वेरिएबल दो से ज्यादा हो गए। तो कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस में क्या होता है, जब दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल को हम स्टडी करते हैं, उसे कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस बोलते हैं। अब आ जाता है एसोसिएटिव एंड कॉजल हाइपोथेसिस। देखो डियर स्टूडेंट्स, आपने पढ़ा होगा स्टैटिस्टिक्स में, एक होता है कोरिलेशन, ठीक है, और एक होता है रिग्रेशन। कोरिलेशन का दूसरा नाम होता है एसोसिएटिव, ठीक है, जहाँ पे दो वेरिएबल्स के बीच में कोई रिलेशनशिप होता है। तो एसोसिएटिव हाइपोथेसिस क्या होता है कि जब एक वेरिएबल में चेंज हो रहा है तो दूसरे वेरिएबल में भी चेंज हो रहा है, ठीक है। अगर एक वेरिएबल बढ़ रहा है तो दूसरा वेरिएबल भी बढ़ रहा है, ठीक है, तो उसे हम एसोसिएटिव हाइपोथेसिस बोलते हैं। और कैजुअल या कॉजल हाइपोथेसिस होता है जहाँ पे एक कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशन होता है, मतलब एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, कि हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल में कोई चेंज करेंगे तो उसका इफेक्ट डिपेंडेंट वेरिएबल पे क्या पड़ेगा, ठीक है, आगे समझ में। अब आते हैं हम डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। देखो डायरेक्शनल नाम से क्लियर हो रहा है, ऐसा हाइपोथेसिस जो हमें डायरेक्शन के बारे में बता रहा है। देखो डायरेक्शनल जो हाइपोथेसिस होता है वो मेनली वन टेल्ड होते हैं। आपने सुना होगा वन टेल्ड टेस्ट, टू टेल्ड टेस्ट, ठीक है। वन टेल्ड होते हैं जो पर्टिकुलर कोई डायरेक्शन को बताते हैं, और टू टेल्ड होते हैं जो किसी डायरेक्शन को नहीं बताते। तो जो डायरेक्शनल हाइपोथेसिस होते हैं ये प्रिडिक्ट करते हैं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में जो रिलेशन है वो किस नेचर का है, कि ये प्रिडिक्ट करता है कि अगर हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज करेंगे तो डिपेंडेंट वेरिएबल पे किस नेचर का इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है, कि मतलब उसकी डायरेक्शन को भी बताता है कि जो चेंज हो रहा है वो किस डायरेक्शन में हो रहा है, ग्रेटर हो रहा है, स्मॉलर है, लेस है, मोर है, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल दे रखा है कि अडल्ट्स विल करेक्टली रिकॉल मोर देन वर्ड्स, चिल्ड्रन, कि जो अडल्ट्स हैं वो किसी वर्ड्स को चिल्ड्रन से ज्यादा रिकॉल कर सकते हैं सही तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे मोर आ गया ना, मोर देन, तो इसका मतलब ये प्रॉपर डायरेक्शन शो कर रहा है। अब आ जाता है नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। देखो नॉन डायरेक्शनल जो होते हैं वो टू टेल्ड होते हैं, ठीक है, जो कोई डायरेक्शन प्रिडिक्ट नहीं करते, बस ये बताते हैं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डिपेंडेंट वेरिएबल पे कितना इफेक्ट पड़ रहा है, क्या इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है। तो जो डायरेक्शन होती है वो नहीं होती, इसमें इसमें कोई स्पेसिफाइड डायरेक्शन नहीं होती। ये सिर्फ डिफरेंस बताता है कि हाँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल में क्या रिलेशन है, ठीक है। देयर विल बी अ डिफरेंस इन हाउ मेनी नंबर्स, कि मतलब जैसे चिल्ड्रन और अडल्ट, हमने दो तरीके के वेरिएबल्स ले लिए, तो चिल्ड्रन और अडल्ट कितने तरीके के, मतलब चिल्ड्रन है वो कितने नंबर ऑफ वर्ड्स करेक्टली रिकॉल कर पा रहा है और अडल्ट कितने नंबर ऑफ वर्ड्स को करेक्टली रिकॉल कर पा रहा है, इनके बीच का डिफरेंस क्या है। तो सिर्फ ये डिफरेंस बता रहे हैं, ना कि डायरेक्शन, ठीक है। अब आ जाता है नल हाइपोथेसिस। ये आपने बहुत सुना होगा कि जब हम रिसर्च करते हैं तो हम नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ही बनाते हैं। देखो नल हाइपोथेसिस, नल का मतलब होता है जीरो, ठीक है। नल हाइपोथेसिस क्या बताता है कि जब दो वेरिएबल्स के बीच में कोई रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करता, जब एक वेरिएबल के चेंज होने से दूसरे वेरिएबल पे कोई अफेक्ट नहीं पड़ता, तो हम क्या बोलते हैं, उसे नल हाइपोथेसिस बोलते हैं, ठीक है। कि मतलब हमने इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंजेस किए, मैनिपुलेशन किया इंडिपेंडेंट वेरिएबल को, लेकिन डिपेंडेंट वेरिएबल में
कोई इफेक्ट देखने को हमें नहीं मिला। और जो नल हाइपोथेसिस होता है उसे H0 से कनेक्ट करते हैं, डिनोट करते हैं। और जो नल हाइपोथेसिस होता है, अब आप कहोगे कि जब मैम दो वेरिएबल्स के बीच में कोई रिलेशन ही नहीं है तो हम ये हाइपोथेसिस क्यों बना रहे हैं? देखो डियर स्टूडेंट, जो नल हाइपोथेसिस होता है वो जानबूझ के रिसर्चर के द्वारा बनाया जाता है, क्योंकि रिसर्चर है वो इंटेंशनली इसे क्या करना चाहता है, रिजेक्ट करना चाहता है इस हाइपोथेसिस को, ताकि वो वेरिएबल्स के बीच में कोई रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर पाए, कोई उन रिलेशनशिप की, हाँ वो ये प्रूव कर पाए कि वेरिएबल्स के बीच में कोई रिलेशनशिप होता है। ठीक है, अगर कोई रिलेशनशिप ही नहीं है वेरिएबल्स के बीच में तो वो रिसर्च क्यों हो रही है? नहीं हो रही ना। लेकिन हम नल हाइपोथेसिस क्यों बनाते हैं? अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को प्रूव करने के लिए। जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होता है ये नल हाइपोथेसिस का जस्ट अपोजिट होता है। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बोलता है कि दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप होता है, कि अगर एक वेरिएबल चेंज होगा तो उसका इफेक्ट दूसरे वेरिएबल पे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसको हम एक तरीके से एक्सपेरिमेंटल हाइपोथेसिस भी बोलते हैं, रिसर्च हाइपोथेसिस भी बोलते हैं, क्योंकि जो रियल हाइपोथेसिस होता है वो तो यही होता है। ठीक है, पिछली बार एनटीए में इसके अदर नेम से भी क्वेश्चन पूछा गया था। इसको देखो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बोलते हैं, रिसर्च हाइपोथेसिस बोलते हैं और सब्सटैंटिव हाइपोथेसिस भी बोलते हैं। और एक नेम आपको पता लग गया कि इसे एक्सपेरिमेंटल हाइपोथेसिस भी बोलते हैं, क्योंकि ये प्रिडिक्ट करता है कि डिपेंडेंट वेरिएबल में क्या चेंज आ रहा है जब हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल में मैनिपुलेशन करेंगे। ठीक है, और इसको हम H1 या HA से भी डिनोट कर देते हैं। देखो जो हमने ऊपर पढ़े थे डायरेक्शनल और नॉन डायरेक्शनल, वो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के ही क्या है, पार्ट है। क्योंकि डायरेक्शन, अगर सपोज इन दोनों के बीच में रिलेशन है ना, अगर रिलेशन है तो मतलब वो डायरेक्शनल भी हो सकता है, नॉन डायरेक्शनल भी हो सकता है। डायरेक्शनल वो होते हैं जो पर्टिकुलर डायरेक्शन बताते हैं, जिसमें हम वन टेल टेस्ट पढ़ते हैं, और नॉन डायरेक्शनल होते हैं जो होते हैं हमारे टू टेल टेस्ट। ठीक है, अब आ जाता है कि हाइपोथेसिस टेस्ट करने के क्या स्टेप्स होते हैं। देखो सबसे पहले हमारे पास डाटा होगा। हम जब भी रिसर्च करने चाहते हैं तो हम कोई डाटा कलेक्ट करते हैं। ठीक है, हमारे पास कोई रिसर्च प्रॉब्लम होती है, फिर उसके बाद हम उसके बेसिस पे हाइपोथेसिस बनाते हैं। हाइपोथेसिस हमने बना लिया, नल हाइपोथेसिस भी बना लिया, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस भी बना लिया। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि फिर हम एक टेस्ट स्टैटिस्टिक सेलेक्ट करते हैं। देखो हमने अपने मतलब मास्टर्स में पढ़ा होगा जेड टेस्ट, टी टेस्ट, एफ टेस्ट, कुछ तरीके के टेस्ट होते हैं जिनकी बेसिस पे हम हाइपोथेसिस को क्या करते हैं, चेक करते हैं। तो उन टेस्ट में से जो सुटेबल होगा उसे हम सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम उसे कैलकुलेट करेंगे। अब देखो इसके बाद हमें डिसीजन लेना है। सपोज कि उस पर्टिकुलर क्रिटिकल रीजन में वो वैल्यू फिट बैठ रही है, तो इसका मतलब कि हम क्या करेंगे कि देखो एक तो होता है जेड टेस्ट। जेड टेस्ट में तो जो वैल्यूज होती हैं वो क्रिटिकल रीजन की फिक्स्ड होती है, जैसे 5% पे 1.96, कुछ इस टाइप से। एफ टेस्ट और टी टेस्ट की क्या होती है, टेबल होती है। टेबल में हमें वैल्यू जाके देखनी पड़ती है, तो उसको हम कैलकुलेटेड वैल्यू से कंपेयर करते हैं। देखो अगर कैलकुलेटेड वैल्यू, ठीक है, कैलकुलेटेड वैल्यू ज्यादा है किससे, टेबल वैल्यू से, तो हम क्या करेंगे, नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे। क्या करेंगे, नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे। लेकिन अगर कैलकुलेटेड वैल्यू टेबल वैल्यू से कम है, ठीक है, तो हम नल हाइपोथेसिस को क्या करेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। देखो जब हमने नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लिया तो इसका मतलब हमने अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया, और जब हमने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया तो इसका मतलब हमने अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, तो आज हमने पढ़ा कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या होता है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, टाइप्स क्या होते हैं, सारे टाइप्स को हमने डिस्कस किया है, और इसको हम टेस्ट कैसे करते हैं। ठीक है, तो गाइज ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और पीएचडी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो आप प्लीज इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और सब्सक्राइब के साइड में जो बेल आइकन होता है उसे जरूर प्रेस करें ताकि आपको मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। ऐसे ही सीरीज को हम कंटिन्यू रखेंगे और आगे मैं और भी 100% जो सुपर शॉर्ट टॉपिक्स है उनको लेके आऊंगी। ठीक है, थैंक यू गाइज।